आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे मसाइल में बात होगी मुस्लिम खवातीन के हुकूक की। क्या कई बार मुस्लिम पर्सनल लॉ की आड़ में मुस्लिम खवातीन के हुकूक की पामाली होती है? बात होगी शाहबानो के केस की। 80s के अंदर किस तरीके से शाहबानो के केस ने हंगामा मचाया था पूरे ही हिंदुस्तान में। और अब बात होगी उत्तराखंड की रहने वाली सायरा बानो के केस की कि किस तरीके से उसे क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जा करके उसे क्यों गुहार लगानी पड़ी और क्यों कहना पड़ा कि जो तलाक का मामला है, जो शादी का मामला है इस्लाम के अंदर, उसकी जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर बात की जाए और उसमें कुछ वक्त के साथ तब्दीली की जाए। आखिर क्यों इस तरह के मामलात होते हैं, मजहबी रहनुमा क्या कहते हैं, समाजी रहनुमा क्या कहते हैं और सहाफ़ी क्या कहते हैं, इस मसले पर बात करेंगे हम। चार खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूँ। मेरे साथ हैं सलामतुल्लाह साहब, जमीयत उलमा हिंद से आपका ताल्लुक़ है और सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, इस्तकबाल सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं कासिम सैयद साहब, एडिटर इन चीफ रोज़नामा डेली, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद हैं कमाल फारूकी साहब, फाउंडर मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, ये भी अपनी बात रखेंगे। और साथ ही मौजूद हैं मोहम्मद अफजाल साहब, कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, आपका भी इस्तकबाल है। कमाल फारूकी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि आखिर क्या वाकई सचमुच में कहीं ना कहीं कुछ कमी है? क्या वक्त के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है वो तब्दीली होनी चाहिए, जो नहीं हुई? यही वजह है कि आज सायरा बानो को सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है और उसे कहना पड़ता है कि आप ही कुछ इक़दाम उठाइए और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें तब्दीली कीजिए। देखिए, जहाँ तक शरीयत का ताल्लुक़ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का ताल्लुक़ है, तो वो जो पूरा जो कानून है वो हमारा कुरान, हदीस और जो हमारा जुरिस्प्रूडेंस है उससे पूरा निकल कर आता है, जिसमें तमाम चीज़ें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दी गई हैं। कोई भी कानून जो है बज़ात ख़ुद उसमें ख़राबी निकालना जो है वो बड़ा आसान काम है। बेसिकली तो जो इंडिविजुअल्स हैं ना, उनके एक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो ट्रिपल तलाक़ का जो मसला है, तो ये ट्रिपल तलाक़ के मसले के अंदर खुद इवन तलाक़ का जो इंस्टीट्यूशन है उसको मुझे सबसे ज़्यादा नापसंदीदा एक्शन पाना गया है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बाकायदा तंबीह भी फरमाई और कहा कि ये आसमान और ज़मीन के दरमियान में एक हलचल हो जाती है अगर किसी एक के साथ में तलाक़ होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो अलाउेबल एक्शंस हैं उन अलाउेबल एक्शन में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है और इसके ऊपर इंतहाई एहतियात करनी चाहिए और मुहतात रहना चाहिए। तलाक़ चाहे वो ट्रिपल तलाक़ एक वक्त में हो या अलग अलग तरीक़े पर तलाक़ होती है, तो तीनों तलाक़ों के अंदर जैसे मिसाल के ऊपर लोगों का अक्सर जैसे ये शायद गुमान है कि अगर मुझे अलग अलग महीनों में तलाक़ दी जाती है तो तीसरी तलाक़ के बाद शायद फिर दोबारा कोई मसला नहीं होता, तीसरी तलाक़ के बाद तो फिर अगर वो रुजू नहीं करता, पूरा एक सिस्टम है। तो सिस्टम जो है उस सिस्टम से बंधे हुए हैं हम लोग। और उसी के साथ साथ यकीनी बात है कि जो भी चाहे वो हमारा यहाँ इंसिडेंस ऑफ डिवोर्स जो है ना, ये भी इत्तफाक़ की बात हम आपको बता दें कि लोग बाग इसको उस तरह से लेते हैं कि जैसे पूरी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर ये ख़राबी है। हालांकि अगर एक भी आदमी ऐसा उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो बहुत तकलीफ देह है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले के अंदर हमेशा कोशिश करता रहा है अपने यहाँ जो शरीयत के नफाज के लिए और लोगों के इस्लाह माशरा के लिए भी, कि ख़ास तरीके से तलाक़ के मामले के अंदर औरतों के साथ में ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मॉडल निकाहनामा बनाया, जिसमें मसलन उन तमाम उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए ये भी बतलाया गया था कि उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐड किया गया था कि खुदा ना करे अगर नहीं होता, अगर नहीं बन पाती मियाँ बीवी की, तो वो किस तरह से एक ऑनरेबल एग्जिट रूट हो सकता है। अब अगर कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के ज़माने के अंदर भी ये बाकायदा अगर जिसने 3 तलाक़ का मसला हुआ तो बाकायदा उसको सज़ा दी जाती थी। तो इसको सोसाइटी को भी सज़ा देनी चाहिए। और अगर कोई आदमी जुल्म और ज़्यादती कर रहा है तो बहुत सारे कानून ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 498 है, बाकी हरेसमेंट है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन तलाक़ तो वाक़ई हो जाती है, तलाक़ को आप नहीं रोक सकते। उसकी वजह यह है कि ये एक इस्लाम का बड़ा खूबसूरत निज़ाम है कि अगर आपने शादी ब्याह जो है वो एक बंधन है। मैं क्योंकि थोड़ा सा लीगल जहन का भी आदमी हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, दो मज़हब के लोगों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्टेड है। और बाकायदा जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है उसके तहत इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके अंदर आप अपनी शराइत भी रख सकते हैं। और जो अगर डिसोल्यूशन होना होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो तमाम चीज़ें आप रख सकते हैं। बाकी और दूसरे मज़ाहब के अंदर डाइवोर्स का जो इंस्टीट्यूशन है तकरीबन ना होने के बराबर है। यही वजह है कि बाकी दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर ईजीएस्ट वे ये था और है अभी भी कि उसको जला दो, मार दो, तंग करो। नहीं, ऐसा नहीं है अभी। देखिए 1956 में जो है, अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, वो नाफिज किया गया, उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियां आई। ठीक है, जैसे आपने कहा कि भाई इस्लाम मजहब के मानने वाले अगर किसी
चीज को मानते नहीं है तो पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता। ठीक वैसी बात जो है हिंदू धर्म के ऊपर भी है कि अगर वहाँ इक्का दुक्का कुछ ऐसे केस सामने आ रहे हैं तो पूरी कम्युनिटी को आप बदनाम नहीं कर सकते। एक आखिरी चीज मैं आपसे अर्ज करूंगा, एक आखिरी चीज मैं अर्ज करूंगा कि जहां जहां भी इस्लामिक कवानीन नाफे हैं, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, जहां जहां भी कवानीन नाफे हैं, इंसिडेंस ऑफ डिवोर्स जो है वो मुसलमानों के अंदर सबसे कम है। बिल्कुल। एक बार मैं और फिर बता दूं कि तलाक जो है वो किस मुल्क में कितनी ज़्यादा जो है वो उनका रेशो सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा 21% से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर तलाक देते हैं या तलाक दी जाती है या ली जाती है। अमेरिका में 20% से ज़्यादा है, पाकिस्तान में 11% के आसपास है और हिंदुस्तान में ये जो रेशो है ये 8% के करीब है। यानी अगर देखा जाए हिंदुस्तान में ये जो तादाद है बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी सवाल जो है वो लगातार उठते रहेंगे क्योंकि कई मामले ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं जिनके ऊपर गौर व फिक्र किया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे हजरत, किस तरीके से देखा जाए इन मसलों को? हो सकता है कि एक दो लोग ही या एक दो केस ही हमारे सामने आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हिम्मत नहीं होती सुप्रीम कोर्ट तक जाने की, जिनकी हिम्मत नहीं होती मीडिया तक पहुँचने की। यानी बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, सिर्फ एक दो केस ऐसे नहीं होते। तो क्या ये मान लिया जाए कि कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं बदलाव की? देखिए, ऐसा है कि जिस वक्त निकाह होता है जी, उस वक्त सारी चीज़ें तय हो जाती हैं और दोनों फरीक बड़ी खुश असलूबी और बड़ी सेलिब्रिटी की उस पे उसको निकाह को करते हैं। जी, बाद में क्या चीज़ होती है, जैसे आपने बताया कि एक 20 करोड़ की आबादी में अगर 1%, 1 पॉइंट कुछ परसेंट तलाक है तो ये मैं समझता हूँ नेग्लिजिबल है और ये ज़ाती लेकिन साहब जो झेलता है, जो इन मसलों को झेलता है, मैं आ रहा हूँ उस बात देखना उसके लिए तो क़यामत का वक्त होता है। मैं जो बात आगे कह रहा हूँ उसको सुनिएगा। वो जब ये 1%, 8% आपस के झगड़े में आके ये बढ़ता है तो जो जिम्मेदारी हम डायरेक्ट पर्सनल लॉ बोर्ड पर डाल रहे हैं वो हम उन लोगों के बुजुर्गों पर डालनी चाहिए। डाला है तो हम सिस्टम की बात जी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये जिम्मेदारी होती है कि जब शुरुआत होती है तो उस खानदानों के जो बुजुर्ग हैं उनको बैठ के उसी वक्त जैसे चोट लगती है उसका मरहम किया जाता है, हम उसको वहाँ छोड़ देते हैं और वो चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ये वाकई जैसे कमाल फारूकी साहब ने कहा ये गलत है और बहुत ही गलत है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों की इसमें कमजोरी है और हर मुसलमान जो शरीयत पे ईमान रखता है उसका भी इस चीज को समझना चाहिए कि वो अदालतों में जाके इसकी बदनामगी ना कराते हुए अपने मसाइल को घर में बैठ के हल करें। अगर आप बिल्कुल उस स्टेज पे पहुंच गए कि आपको नहीं साथ बैठ सकते तो आपको प्यार के साथ बैठ के बुजुर्गों के साथ बैठ के अलग हो जाना चाहिए। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको आप स्टेट लेवल पर भी कॉन्स्टिट्यूट करें ताकि इस तरह के मसाइल को वहां पे देखा जाए और ये चीजें हाथ से बाहर ना जाए। मोहम्मद अफजल साहब, आप क्या कहेंगे? किस तरीके से देखते हैं कि एक ज़माने में शाबानो का केस हुआ था और पूरी कम्युनिटी जो है वो एक कटघरे में आकर के खड़ी हो गई थी या उसको जो है घेरने की कोशिश की गई थी? वो वैलिड पॉइंट थे कि नहीं थे वो एक अलग मसला है, एक मजहबी मामला भी है, इसमें कहीं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से अब एक नया मामला सामने आया है, सायरा बानो को उत्तराखंड से चल करके दिल्ली आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में आकर के जो है अर्जी देनी पड़ी और कहना पड़ा कि देखिए ये इस्लाम के कवानीन हैं या ये जो है चीज़ें हैं इनमें बदलाव की ज़रूरत है। मेरे मोहतरम कमाल फारूकी साहब ने अभी बताया कि इन्होंने एक मॉडल निकाहनामा जी शुरू किया है, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड एक ज़िम्मेदार बोर्ड है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आपकी जानिब देख रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जब आपकी जानिब देख रहे हैं तो आपको कम से कम, जब मॉडल निकाहनामा अभी वो कहीं मंजर आम पे नहीं आया, मॉडल निकाहनामा भी मंजर आम पे नहीं आया। नहीं, इन्होंने जारी किया है लेकिन उसको अच्छी तरीके से जो है ये हाँ उसको बता नहीं पा रहे। देखिए सीधी सी बात में जो, क्योंकि हम भी इस समाज के अंदर रहते हैं, लेकिन कोई अभी तक, क्योंकि मैं ये जानता हूँ पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर हर मसलक के मानने वालों की एक अच्छी खासी तादाद है और वो सब लोग बैठ के आज तक ये फैसला नहीं कर पाए, ये पर्सनल लॉ बोर्ड, कि तलाक किस तरह से होनी चाहिए। मजहब इस्लाम के कानून के ऐन मुताबिक हम अपने तलाक को कौन से फार्मूले को अडॉप्ट करें।
तो ये जो मसला है, ये ऐसे मसले हैं कि इसके ऊपर ये हमारी मसले पूरी मसलकों कौम के चक्कर में फंस करके रह मसलकों गए के भाई मैं ये जो एक मसला है ना, देखिए हाँ। मेरी गुजारिश ये है, हम लोग सब कौम के जिम्मेदार हैं और हमें कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं हम हाशिए पे आते हैं। बिल्कुल। और हाशिए पे आने का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं जवाब दे समाज में, बिल्कुल और सही हमारे कह को जगह जगह लोग हमसे सवाल करते हैं हाँ। कि भाई ये 3 तलाक क्या होती है। ये भाई अब बात ये है, सायरा बानो ने जो मौजू रखा वहाँ पे उन्होंने जाके यही कहा कि भाई कुरान करीम की सूरह बकरा के अंदर जो फला फला आयतें हैं तलाक के मौजू पे, उन्होंने अलग अलग अयामों पे कहा है और एक शख्स ने 3 तलाक दे दी। तो वो अलग अलग अयाम यहाँ है। मतलब और ये जो ट्रिपल तलाक का जो मसला है, देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें और यूएई की बात कर लें, वहां पर भी इस ट्रिपल तलाक का जो एक पूरा सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया है। यानी एक जो बाकायदा हदीस और कुरान कहता है उसी को जो है नाफिज किया गया है। ये वो जो बिल्कुल एक पीरियड होता है उसी के तहत किया जा सकता है। कासिम सैयद साहब, आप क्या कहेंगे, मीडिया का रोल क्या आपको इसमें लग रहा है कि जिस तरीके से सायरा बानो आई है, एक ही मसला है, ठीक है उन्होंने कहा, बात इनकी भी सही है अपनी जगह कि भाई 1-2 लोगों की वजह से क्यों पूरी कम्युनिटी को, क्यों पूरे इस्लाम को, क्यों पूरे दीन के मानने वालों को बदनाम किया जाए। मीडिया का क्या रोल रहता है इसमें? क्या लगता है आपको कि जब इस तरह का कोई निगेटिव मसला सामने आता है तो कुछ मीडिया के लोग भी और कुछ अलग जो है वो कौम के लोग और अलग पार्टियों के लोग, सियासत भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाती है, वो अपने आप को हीरो जो है वो बना करके पेश करते हैं और बताते हैं कि देखिए हम मुस्लिम महिलाओं के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं और हम ही सबसे बड़े जो हैं इनके पैरोकार हैं। असल में रब्बारी साहब, इसके कई पहलू हैं। एक कानूनी पहलू है, इसके सियासी पहलू है और मजहबी पहलू है। कभी कभी एक केस पूरे मुल्क की सियासत को बदल देता है, जैसा कि हमने शाहबानो केस में देखा। ठीक है। और मुझको लग रहा है कि सायरा बानो केस भी आने वाले वक्त में एक यहाँ की सियासत का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मैं बहुत अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि वाक़तन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के मुसलमानों का सबसे मोतबर, बावकार, इकलौता इदारा है जिस पर सब एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। बदकिस्मती से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जिसका एतराफ़ खुद कमाल फारूकी साहब ने किया है, कि उतने मुतहर्रिक अंदाज में काम नहीं किया जितना कि करना चाहिए। और जैसे कि अफजाल साहब ने कहा कि ये मामला मसलक की पहलू में फंस गया है। मरहूम अब्दुर्रहीम कुरैशी साहब से एक बार मेरी बात हुई थी इसी 3 तलाक के मसले पर, तो उन्होंने ये कहा था कि 3 तलाक के मसले पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हनफी मसलक के लोगों की तादाद 90% से के करीब है। तो इन तमाम चीज़ों को, यानी जिस तरह के हालात जा रहे हैं और वाक़तन हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम ख़वातीन समाजी शऊर की अदम बेदारी की वजह से आम तौर पर मुस्लिम ख़वातीन को वो हुकूक नहीं दिए जाते, चाहे उनके मेहर का मसला हो, चाहे उनकी विरासत का मसला हो। खुद वो लोग भी दबाते हैं जिनको उसका इल्म होता है। तो इसके बारे में कभी कोई इस्लाही तहरीक नहीं चलाई जाती है तो वो मुसरअंदाज उसका इख्तियार नहीं कर पाती या कोई चलाना भी नहीं चाहता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, क्योंकि इस्लाम के अंदर एक इज्तिहाद का पहलू है, यानी आप बुनियादी उसूल को नज़रअंदाज किए बगैर कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर हालात और माहौल के तकाज़ों को देखते हुए इज्तिहादी रास्ता जो बंद हो गया है उसको खोलने की ज़रूरत है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर उठकर फराग दिली के साथ हमें ये सोचना पड़ेगा कि 3 तलाक का जो मसला है इस पर थोड़ी सी वसत नज़री पैदा करने की ज़रूरत है। जब दीगर मसाइल में इस बात का हल मौजूद है। बिल्कुल ठीक। यानी 3 तलाक से घर बर्बाद हो जाता है, उस पर इसरार करना, उस पर घर बर्बाद नहीं होता, कई घर बर्बाद होते हैं, खानदान बर्बाद हो जाते हैं। इसरार करना, उस पर जिद करना, ये मैं समझता हूँ कि खुद कुछ जो है। बिल्कुल ठीक है। हमारे मसाइल में वक्त हो गया, एक ब्रेक का। बात हो रही है कि क्या कई बार मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से या उसकी आड़ में कुछ खवातीन के हुकूक की पामाली होती है। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मुस्लिम खवातीन की। कई बार मुस्लिम पर्सनल लॉ की आड़ में ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि उनके हुकूक की पामाली हो रही है, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, ट्रिपल तलाक का मसला है, हलाला का मसला है, और उनका जो एक तरीके से जो प्रॉपर्टी में उनको हक मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता। बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और सलामतुल्लाह साहब, आप क्या कहेंगे जब भी कोई बात होती है? एक जिक्र किया था कमाल फारूकी साहब ने कि भाई आपके पास बहुत सारे कानून हैं, 498 है, IPC की जो धारा है 125 भी मौजूद है, और भी बहुत सारी जो है वो
ऐसे कानून मौजूद हैं आपके पास, लेकिन जब भी कोई कानून को नाफिज करने की बात होती है या कानून का डंडा चलाने की कोशिश की जाती है तो कुछ मजहबी रहनुमा सामने आ जाते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पर्सनल लॉ से जुड़ा मसला है। जैसे 498 और ये जैसे जी हाँ। 498 पे कोई आया है आपके नजर के अंदर कि मुस्लिम लेकिन पर्सनल लॉ कलेक्ट है? 125 वाला मसला है, 125 पे बहुत सारे लोग आते हैं। नहीं है, लेकिन अब आते तो हैं। इम्प्लीमेंट हो रहा है ना 125 का जो शाहबानो फुल का फ्लैश जो- नहीं होता ना वो, सर फुल किसने फ्लैश नहीं कहा होता। कि आपको इसका मतलब बहुत सारी आपने- शिकायतें हैं। आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल जो कोर्ट में केसेस जा रहे हैं वो उसके ऊपर अमल हो रहा है। कोर्ट में जो केसेस उसी जा के रहे हैं तहत वो जा रहा है, उसी के तरीके से आ रहा ये है। बात तो आप सही ये है। मत कहिए मसले के प्रॉब्लम क्या हो अच्छा, रही है। नहीं आप ये मगर बताइए कि उसमें बहुत भी- सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक चोर दरवाजा जब भी- एक चोर दरवाजा उसमें भी खोल दिया गया था। cases है, बहुत और cases आ रहा है, दरवाजा आ रहा फिर है। खोल दिया होल्ड गया। ऑन सर, होल्ड ऑन। मुझे ऐसे यकीनी बात है, हम ऐसा नहीं कहते कि ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ आ है। रहे हैं। लेकिन आप जब कहते हैं ना हाँ ऐसा ठीक है, ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप जनरलाइज हम नहीं कर रहे हैं, जनरलाइज तो हम आपने अभी बिल्कुल नहीं कर रहे। जनरलाइज किया आपने, नहीं, नहीं इसलिए कर उसको रहे, मुझे generalize ऑब्जेक्ट नहीं करना है। कर रहे। जनरलाइज मत कीजिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये तवक्को मत देखिए, हम लोग एक एनजीओ हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम ठीक है। पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जितने भी यहाँ जैसे एक बात ये भी आई कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ को ये भी काम करना चाहिए। हम लोग अपनी तमाम जितनी भी तहरीकात हैं, जितने भी जो कुछ भी हमारी कुदरत के अंदर है, हमारी ताकत के अंदर है, हम हर जगह मतलब औरतों के जो राइट्स हैं उनके ऊपर बाकायदा अच्छा, मेरा सवाल का एक जवाब दे दीजिए साहब। सारा बानो को सुप्रीम कोर्ट क्यों सर जाना पड़ा, वो आपके पास क्यों नहीं एक बात आई? ये बतलाइए, हमारे देखिए सारा बानो जैसी, या मिसाल के तौर पर आपने शाहबानो वाली बात भी जी करी। हाँ। आपको पता है कि शाहबानो ने बाकायदा हमारे साथ में एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थी, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी और मुझे जबरदस्ती मेरा नाम इसमें इस्तेमाल किया गया है। मैं आज आपके सामने कह रही हूं मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। सारा बानो साहब ने बात की। सारा चलिए आज की बात कर सवाल ये लीजिए। पैदा होता है साहब, किसी भैया, एक फाउंडर मेंबर सर हैं, अरे आप बात इतने सुनिए ना, आप जिम्मेदार एक हैं ना। इंडिविजुअल केस को लेकर आप क्या पूरे शरीयत को बदनाम करेंगे? मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, आपको मैं किसने नहीं हक कर रहा दिया? हूं, अरे साहब मैं नहीं कर रहा हूं। आपको ये किसने हक दिया? आज देख लीजिए ना कितने अरे बड़े भाई बड़े आपको लिखे जा रहे किसने, हैं, कितने अरे सारे भाई लोग आ रहे हैं मैं सामने। आपको सुनिए सर, मैं आपको इंस्टांस बनाकर दे देता हूँ कि मसे कौन से, आप एक बात ये बताइए। वैदिक अरे साहब, वेद आप- प्रकाश वैदिक लिख रहे हैं। अरे यार तो वेद वो सिर्फ प्रकाश सारा बानो की वजह से लिख रहे हैं। अरे भाई तो वेद प्रकाश सोशल मीडिया के ऊपर अरे तमाम भाई चीजें भरी पड़ी अरे हैं। भाई वेद प्रकाश देखिए, वो वैदिक साहब मीडिया का एक देखिए, नजरिया है, देखिए, मीडिया को जहाँ तो मौका क्यों दे रहे हो? नहीं, फिर नहीं, आप? मौका तो आप ऐसा कुछ मीडिया भी को कुछ बदनाम भी ना करने कीजिए, का- तब भी करेंगे आप। ऐसा थोड़ा ही होता है। ऐसा ही हो रहा है साहब, ऐसा ही मीडिया- हो रहा है। वेद प्रकाश मीडिया- की क्या बात कर रहे हैं आप? अगर- वैदिक प्रसाद की क्या बात कर रहे हैं? मीडिया अमर को- भाई की क्या प्रसाद इनका तो खुर्शीद एजेंडा भाई यही है, खुर्शीद भाई, इनका अगर- एजेंडा यही है भाई, उसके ऊपर काम कर ऐसे रहे हैं। ऐसे सैकड़ों सारा बानो दूसरे मजहब में दूसरे मौजूद मजहब के अंदर हैं। मौजूद ऐसा है, नहीं आप उसको क्यों लेकर आ रहे हैं? की बात कर रहे हैं ना। दूसरे नहीं, बिल्कुल। आप एक बतला सुनिए मैं आ रहा साहब, हूं आपके नहीं पास नहीं आप लेकिन गलत एक- बात मत कीजिए। लेकिन एक आपने बात जैसे है। बतलाया, आपने बतलाया कि साहब मसीह के सारे मसलक के लोग बाग एक साथ, भाई हिंदुस्तान जैसे माहौल के अंदर सिर्फ ये मामला जो है सिर्फ मुसलमानों का, इस्लाम का मामला नहीं है। यहाँ पर जितने मजाहिब जितने पूरे मुल्क के अंदर यहाँ हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना, वहाँ पर उनका भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का सर भी एक एक बार- पर्सनल लॉ है। वहाँ तो डाइवोर्स ही नहीं होती, 24 मुझसे के वहाँ आदमी महीने कुछ नहीं कर रहे 24 महीने हैं, तक डाइवोर्स वो का कोई नहीं वही ले नहीं है। सकते, 24 महीने तक वो तलाक नहीं ले सकते। सर उनके यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 12 महीने तक तलाक की अर्जी नहीं दे सकते। सर हम ये तो देख लीजिए आप कि जो डिवोर्स के लिए जो हमारे केसेस हैं ना, हाँ। साल हर साल तक 10 साल तक चलते रहते हैं। अब वो औरत ना तो बेचारी शादी कर सकती है, ना कुछ कर सकती है, ना उसको राइट्स मिल रहे हैं। ये कानून के हम जानते हैं इस बात को। ये जो तलाक का जो एग्जिट रूट है वो इसलिए है कि अगर आप नहीं बन पा रहे हैं, आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रह पा रहे हैं, औरत आज़ाद हो जाए दूसरी शादी करने के लिए, उसको सुकून मिल जाए, लेकिन उसका जो कंपनसेशन है, जो उसका हक है वो पूरा मिले। अच्छा फिर दूसरा एक सवाल ये था, आखिरी बात, नहीं सर आखिरी बात आप एक मिनट कहने दीजिए। एक मिनट सर एक नहीं पहलू दूसरा आ रहा हूं मैं, नहीं दूसरा आ रहा हूं। नहीं मैं आ रहा दूसरा हूं तो आप आपके पास। बताएंगे, दूसरा मैं तो आ आप रहा हूं। आरएसएस का एक पूरा एक बताएंगे, हमें बात पता एक है। जोड़ दूं मैं। नहीं, एक-एक करके आ रहा हूं, एक-एक करके आ रहा हूं। भाई एक बात, दूसरी बात यह है भाई, एक बात ये समझ लीजिए कि जहां तक हमारी इनहेरिटेंस का ताल्लुक है, हमसे ज्यादा बेहतरीन कानून दुनिया में से किसी के पास नहीं है। अब अगर और ये तो जो है ना उनको उन सर कानूनों को मानने की बात देखिए नहीं है, अब सर। आप देखिए, अगर आप मुझे बीच में इंटरप्रेट करें तो बड़ा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हम जिस जगह पर भी जाते हैं हमको पता है कि हमारी औरत का क्या राइट है प्रॉपर्टी के अंदर, और अगर वो अपने एंसेस्ट्रल जो उसके इनहेरिटेंस के राइट्स हैं किसी भी कोर्ट के अंदर जाकर मालूम करती है, उसको फौरन वो मिलते हैं। किसी और दूसरे मजहब के अंदर इस तरह के कानून, ये हिंदू लॉ के अंदर भी बाद अब में आया बने है, हैं, बाद में अब आया है उसके अंदर। हमारे यहाँ कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है कि जिसमें जो औरत है ना बिल्कुल टच नहीं किया जाता, उसको कर्ता नहीं बनाया जा सकता, उसको मैनेजर नहीं बनाया जा सकता। हमारे यहाँ की जो औरत है उसको पूरा हक है अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, और अगर कोई भाई या बाप या कितने बहन मिलते उसके हैं? साथ में कर रहे हक हैं मिलते तो हैं? जुल्म हो रहा नहीं, है। रब्बानी बिल्कुल मिलता है। देखिए, कौन नहीं मिलता बताइए, आप किसने नहीं रब्बानी मिलता? साहब हैं, नहीं, नहीं, रब्बानी किसने साहब- बताइए ना, क्यों नहीं? अच्छा इसका अगर आ रहे हैं तो कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, फिर सायरा बानो को कोर्ट जाने एक की क्या बात जोड़ जरूरत वो तो है? आप जैसे लोग माशाल्लाह मौजूद है ना, वो 10 सायरा बानो फिर क्रिएट करते हैं। फिर सायरा बानो
सवाल आपसे था। जैसे लोग 10 अफजल साहब, मैं आ रहा इनकी हूं। बात में अफजल सिर्फ एक साहब, जुमला जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि इस्लाम ने औरत को खुला का हक भी दिया है, वो किसी भी मजहब में नहीं है, लेकिन दिया बात है सिर्फ हमें उस समाजी शऊर की, बस। उन कवानीन के जानने की जिसकी तो वजह बात तो से वही हो रही है सर। हाँ, तो इस तरह थोड़ी होगा कि आप कानून के खिलाफ बात करना शुरू। हम एक ही कानून पहलू के को देख रहे मैं आ हैं रहा हूं। खुर्शीद भाई। उसकी मैं आ रहा हूं, जिम्मेदारी मैं हम अफजल साहब, सब मैं दोनों के पास आ रहा हूं। हम मेरा सबकी सवाल आपसे जिम्मेदारी था है कि भाई। भाई जब भी इस तरह के वाकयात आते हैं तो उसको मान लिया जाता है या कह दिया जाता है, कई बार सड़कों पर भी उतरते हैं और कहते हैं कि ये मजहबी मामलात में मुदाखलत है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मेरा कानून है, मेरे तो ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन दिया मुझे राइट। खुर्शीद साहब, हाँ। जब मैंने आपको शुरू में ये बात कही जी। थी कि हम मुसलमान शरीयत और कुरान को मानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि जो शरीयत में है वो बिल्कुल मुकम्मल है, क़यामत तक मुकम्मल है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है और उसको 98.2% उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और 1.8% उस प्रैक्टिस में पीछे ये हट पता गए। नहीं कहां से फिगर लाए हो आप। नहीं, अभी आपने कहा 1.8, अभी आपने बताया 1.8, अभी आपने 1.8 बताया। मैंने 8.2 गलत जवाब। बताया। अच्छा, मैंने तो वही तो कहा ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं है, ये हिंदुस्तान की बता रहा हूं मैं आपको। आप- ये मुस्लिम की बात आप नहीं कर रहा हूं, मैं वो- हिंदुस्तान की बात मुझे कर रहा हूं। कहने दीजिए साहब, मुझे मैं वही आप ही की देखिए, फिगर आपको कोट समाज की बात करें, जिस मैं समाज में मैं रह रहे हैं, वही बात करनी मैं पड़ेगी ना। वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना समाज की बात कि कर रहे हैं। बात तो जो सारी करनी थोड़ी पड़ेगी ना जो सर। हाँ मैं वही आ रहा हूँ ना Comparison कि सही जो लोग शरीयत नहीं समझ पा रहे हैं हाँ। उसमें हम खाली पर्सनल लॉ बोर्ड को ब्लेम नहीं करेंगे। कौन कर रहा है? पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई नहीं कर रहा है सिर्फ। मेरी सुन तो लीजिए खुर्शीद सवाल साहब। तो जरूर उठेंगे, अरे लेकिन- सुनिए तो सही, पूरी हाँ। बात तो सुनिए ये तो आप। कौम की जिम्मेदारी कि है। ये कौम की आपकी जिम्मेदारी और है, हमारी कौम की ये जिम्मेदारी है। कौम ये की क्यों नहीं जिम्मेदारी मानते? है। ठीक है। और इस मसले को मैंने जैसे कहा, ये अगर इतना बिगड़ रहा है तो इस सिलसिले में मुफ्तियाने कराम मौजूद हैं हर जगह, और जिस तरह का आप सवाल लिख के भेजेंगे उस तरह का उसका जवाब और फतवा मिलेगा, और जब आप फतवा मांग लेंगे तो फतवा फाइनल है। ये इसकी शरीयत की वो है। लेकिन हम जितने यहाँ लोग बैठे हैं, कोई इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि तलाक होनी चाहिए। बिल्कुल। हम कोई कोई मुत्तफिक नहीं नहीं है। है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे मुफ्तियाने कराम बैठे हैं, हर स्टेट में एक पर्सनल लॉ बोर्ड की ब्रांच होनी चाहिए, और जहां कमियां हैं उन कमियों को कमाल साहब निकालना नहीं, चाहिए। नहीं, सुन रहे हैं ना आप? लेकिन अच्छा, शरीयत ठीक है, में मैं एक मिनट आ शरीयत रहा हूं। मुकम्मल है। मेरा एक सवाल ये अरे है। भाई दारुल कज़ा जो मौजूद है हाँ, वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ही की मेरा तो सवाल मौजूदगी ये है है कि भाई। अगर ये बात लेकिन वही- वो एक्टिव नहीं है। मुस्लिम मेरा पर्सनल सवाल लॉ ये है, का एक्टिव पार्ट नहीं नहीं है। ये दारुल कज़ा जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। असल में ये दारुल कज़ा का पार्ट है। हर जगह लेकिन है। इसमें मेरी एक बात और पर्सनल कहने की है, बोर्ड का मेरी हर एक जगह है गुजारिश है, भाई। आप हाँ, सब लोग, अच्छा, हम लोग हाँ। सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं। मौजू भटक रहे जो हैं हम। अच्छा, एक मिनट करने नहीं, दीजिए देखिए, उनको, एक हाँ, हम एक कहने दीजिए, पहलू हाँ। देख रहे हैं, सायरा बानो वाला पहलू के वो गई कोर्ट में गई और अपने हक के लिए उसने बात करी। एक बेचारी मुसलमान गरीब, उसके 5 बच्चे हैं और उसके 5 बच्चे, उसके शौहर पी के आया, उसने तलाक दे दी। अगले दिन सुबह शौहर भी रो रहा है, बीवी भी रो रही है। अब वो मुफ्ती के पास गए, मुफ्ती ने कहा भाई अब तो तुम्हारी तलाक हो गई। जब तलाक हो गई तो अब वो कहता है कि मुझे इससे बचने का, मैं अपनी बीवी के, अपने बच्चों के पालन के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने उसके लिए मुझे अपने बीवी के साथ ही रहना है। वो भी कह रहा है और बीवी भी कह रही है मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती। उसके लिए जब उस मौजू पे आता है आदमी कि हलाला, लफ्ज़ जब हलाला आता है ना, और हलाला की जो वो है शराइत है, उस शराइत के अगर हम लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बड़ा अगर अजाब है मुसलमान के लिए तो वो लफ्ज़ हलाला है। तो वो क्यों? वो- इसीलिए है, देखिए मेरी इसीलिए बात है है। कि आप तलाक वो- से बचो। आप देखिए, आज शरीयत को आप बेसिकली और मैं इसका तब्दील विषय, नहीं ठीक कर है, पाएंगे। हाँ, वो बात सही आज है। शरीयत को वो आप और मैं मैं- तब्दील, मैं अगर तब- उन्होंने मैं कब कह रहा गलती हूँ? करी है, तलाक से अगर बचने के लिए तो गलती है करी भाई। है, मेरी बात सुनिए। हाँ। अब क्या है, देखिए हमारे मुफ्तियान दीन को, देखिए हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कम से कम जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, और जुमे की नमाज में हमारे उलमा इकराम को और मुफ्तियान दीन को कम से कम इतना तो बता देना चाहिए कि भाई आप जो है तलाक के इस तरह से नज़दीक ना जाएं, उसका नतीजा ये होता है हलाला तक जाके गुजरता है। वो चीज़ जब बातें तक कि बताई हम जाती है, लेकिन अपनी बहुत कौम कम को अगर होते नहीं हैं वो बताएंगे, चीज़। हाँ, कुछ हम कह रहे लोगों थे की आप। जिम्मेदारी है। कहना ठीक है, चाह अगर रहा हम हूं। अपनी कौम तक ये बहुत नहीं बताएंगे तो कमाल साहब हम कुछ और लोग कहना चाह रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हाशिए पे ठीक है। आएंगे इस तरह की बात करते हैं। अफजल साहब, आपके 2 बातें मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है ना, जैसे भाई ने एक हलाला इनको नजर आ गया। हाँ। अरे भाई हलाले का पहली बात तो ये है कि आपके पास रिवॉल्वर है। अब अगर रिवॉल्वर से आप मर्डर करना चाहो, मर्डर कर लो, उसका इस्तेमाल अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए करना चाहो। एक मरतबा आपसे ट्रिगर चल गया तो फिर ये थोड़ी होगा साहब मैंने शराब पीकर मार दिया था। बिल्कुल उसी तरह से कानून ये बतलाता है कि तलाक को खेल मत समझो,
तलाक जो बिल्कुल है ठीक वो है। बहुत अहम चीज है। वो सजा बताई है कि बहुत सजा बड़ी बताई सजा है और वो, उसमें बिल्कुल फिर ठीक एक कंडीशन ये बताई है मसीह हलाले का जो आप बात कर रहे हैं ना, जी हाँ। क्योंकि बिल्कुल दूसरे रुख में ये वो बातें हैं जो मसीह इस्लाम को बदनाम करने की। हाँ, ठीक है। हलाले का मतलब ये नहीं है कि भाई जाकर आप जाओ और नाइट गुजार लो बदनाम वापस आ करने जाए। वाले सर, ये सर, बुरा बात है, ये गलत बात है ना। सुनिए सर, सुनिए इस तरह की बातें इसमें नहीं देखिए, करनी इसमें चाहिए। कोई शक हम नहीं है। जिस सर, जिस सर, सीरियस सर, मौजू पे बात कर रहे हैं उस सर तरह की मैं इस तरह यही की बात बता रहा नहीं हूँ, आपने करनी चाहिए। हलाले का ग्लव्स अफजल करके साहब, ना इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि कहीं बहुत हक गिने है। चुने केसेस होते हैं। अरे सर बहुत हलाले सच का है। होता है, मैं मतलब कह रहा हूं ना। हलाले का मतलब लेकिन ये बात तो होता कहीं है, करनी होगी। फिर बात तो हलाले करनी का- पड़ेगी ना हलाले उसको। का मतलब ये होता है कि आप अपनी बीवी को तलाक अगर देंगे तो बहुत उसके रिपरकशंस होंगे, उसके बाद आप उससे दोबारा रुजू नहीं कर सकते, और अगर आपको फिर दोबारा रुजू भी करना होगा तो पहले शी हैज टू मैरी समवेयर एल्स, और अगर वहां कोई तलाक हो जाती है यानी कि अगर उसको कंज्यूमरेट हो जाती है तब अलाउ होगी। ये गलत तरीके से मत कहिए इसको। खुशी साहब तो जी। दो बातें, देखिए बहस को जरा सा एक शेप मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में सारा बानो केस चल रहा है, उसने 3 बातें कही हैं, तादुद-ए-ज़वाज का मसला, हलाला का मसला और जो 3 तलाक का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने राम राजपूत कमेटी जो यूपीए सरकार ने कायम की थी उसकी रिपोर्ट मांगी है, और जो रिपोर्ट लीक हुई उसमें ये आ गया है कि उसने इन तीनों मामले में कहा है कि तादुद-ए-ज़वाज पे पाबंदी लगाई जाए, 3 तलाक पे पाबंदी लगाई जाए, हलाला पे पाबंदी लगाई जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाहिर है कि वो उसी रिपोर्ट के हक में जाती भी नज़र आ रही है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सवाल ये है कि इन मसाइल से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। मुसलमानों का जो अकीदा और मज़हब का मामला है, जिसकी अकीदे की और ज़मीर की आज़ादी की जो इजाज़त आइन ने हमको दी है, प्रोटेक्शन दी है। ये बिल्कुल उसके ठीक है। जाती नहीं, ये ठीक है। चीज नहीं, मैं दूसरी बात कर रही हूँ कि जाके टकराती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर जिस तरह से उंगली उठाई जा रही है वो जा रहा है रास्ता सीधा कॉमन सिविल कोड की तरफ। यानी इसके ज़रिए से जो आपके शरई जो हुकूक हैं उनको अगर ख़त्म करने की खुदा न ख़ास्ता बात होती है तो कॉमन सिविल कोड की राह हमार होगी, और आइन में ठीक है। दफ़ा 44 है शायद जिसके तहत ये बात रखी गई है कि कॉमन सिविल कोड नाफिज किया जाए। एक पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू ये है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम उलमा फ़ुक़हा मिलकर क्या कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन के ताल्लुक से जो एक आम ये चीज़ पाई जाती इमेज बनाई जा रही है, है। जो इमेज बनाई जा रही है, बिल्कुल ठीक उसमें है। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल क्योंकि है। सारा बानो शाहबानो के सामने आती हैं तो मीडिया उनको हीरो की तरह पेश करता है। उलमा को बैठकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को साथ लेकर एक ऐसी कोई रास्ता निकालना चाहिए, और वो रास्ता जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरा सवाल वही है कि भाई कुरान और ट्रिपल सुन्नत तलाक की का जो बुनियाद मसला पर है, देखिए ट्रिपल तलाक का जो मसला है यूएई उसका और हल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल पाकिस्तान सहित कई सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। सऊदी जो अरबिया में शरई भी नहीं मसला है, जो शरई एक सऊदी अरबिया में सिस्टम भी नहीं है, है भाईजान। बिल्कुल उसी को देखिए फॉलो किया कोई जाता है। मुल्क नहीं फिर नहीं क्यों? देखिए ये मुल्क जी, के मामला हाँ, ठीक हमारी है। रहनुमा नहीं हो सकते नहीं ठीक है। कि साहब वो शरीयत सऊदी है। अरब में ये हो रहा है, शरीयत वहाँ पे फलां भी जगह ये हो रहा शरीयत है, है ये कोई बात पाकिस्तान नहीं। वाले कम क्या मानते हैं पाकिस्तान में आपसे? शरीयत नहीं है? यूएई वाले कम खत्म मानते हैं नहीं कि आपसे है। शरीयत ये है? हमने कब कहा, खत्म नहीं लेकिन कर ये- सकते। खत्म नहीं। वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा वो अलग बात है। अब वो मैं- प्रैक्टिस नहीं कर रहा अलग बात। नहीं, शरिया चलिए मैं मौजूद है। वक्त ले- सलाम बिल्कुल, शरिया मौजूद एक ब्रेक ले रहा हूं, बस खुर्शीद मैं आ रहा भाई हूं एक वापस। जुमला हमें मैं आ रहा हूं वापस। किसी ऐसे मुल्क की आप मिसाल दीजिए जहां वो लोग मॉनिटरी में हो और उनके मजहबी अकायद से छेड़छाड़ की जा रही हो, उसकी मिसाल दीजिए आप। ठीक है, वक्त हो गया एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक अहम सवाल यह है कि क्या ये जो मसले उठाए जाते हैं, इतनी हवा दी जाती है इस तरह के मसलों के ऊपर, और बहुत सारे अचानक से जो है हमदर्द भी सामने आ जाते हैं, मीडिया में भी इस तरह की खबरें आती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉमन सिविल लॉ लाने की कोशिश हो रही है। ये बड़ा सवाल है। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मुस्लिम खवातीन के हुकूक की। क्या कई बार मजहब की आड़ में ऐसी शिकायतें आती हैं कि उनके हुकूक की पामाली होती है? ऐसी शिकायतें आती हैं और इन शिकायतों पर बात ज़रूर होनी चाहिए, भले ही शिकायत एक हो या दो हो, बात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही थी। कमाल फारूकी साहब, क्या लगता है आपको, क्या वाकई कोई आपको लगता है कि कोई खेल चल रहा है, कोई साजिश चल रही है, कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है कि तब जो है वो एक एक कदम उठाया जाएगा और स्क्रिप्ट के तहत फिर एक दिन जो है वो कॉमन सिविल लॉ ला दिया जाएगा यहाँ पर? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो इस वक्त मुल्क का माहौल है वो इसी तरह से गरमाने की कोशिश की जा रही है, और मुस्लिम जो कॉमन सिविल कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो आप कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 44 में वो है, एंटर है, और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और ये कहा गया है कि एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर स्टेट को ये काम कर लेना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मतलब ये चीज़ तो एक हो गई, एक और भी उसके अंदर ये था कि बिल्कुल टोटली जो है ना प्रोहिबिशन हो जाना चाहिए, पूरे मुल्क के अंदर शराब बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। इसमें मुसलमान सबसे पहले आगे बढ़कर ये काम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। इसी तरह से जहाँ तक बाकी तमाम मज़ाहिब के लोग बाग हैं, आप ये एक एक चीज़ वो उठाकर मुसलमानों को तज़हीक करके उनके पीछे लगकर अपना एजेंडे का बनाकर, मुल्क का एजेंडा एक गुस्सा बनाकर, हम तो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात करना है, आओ करो,
मसजिद सारी कम्युनिटीज़ को बुलाओ, ट्राइबल्स को बुलाओ। वो ट्राइबल्स जो है ना, यकीनी बात है, उनको हमने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस बात की गारंटी दी है कि आप कपड़े पहनो ना पहनो, किस तरह से शादियां करो, जो सिर्फ तुम्हारा है। अब इनसे कहते हैं भाई साहब से जाके उनको बुला के लेकर आए, क्योंकि हमारा तो एग्रीमेंट है ना उनके साथ में सब। और ट्राइबल्स को करें किस तरह से करना है। बाकी दूसरे मजाहिब के अंदर अलग अलग चीजें हैं। सबको कॉमन सिविल कोड को अगर लेकर आना हो, आओ बैठकर बात करें। क्यों नहीं कोशिश करी? पहले भी तो कोशिश करी थी ना कि मसजिद के यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ऐसा मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में। हम घबराते नहीं हैं, अलग-अलग मजहब के मानने वाले लोग हैं और आइन उनकी सबकी हिफाजत करता है। हम घबराते नहीं हैं इस बात से। हम कहते हैं कि इसके ऊपर बहस करो, और हम तो चाहते हैं जो हमारा निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बाकी दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं वो इससे सीख रहे हैं। जैसे मिसाल के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये तमाम पहले प्रोविजंस नहीं थे। मसले के ना प्रॉपर्टी के प्रोविजंस थे, ना डिवोर्स वगैरह के सिलसिले में इस तरह के प्रोविजन थे। उन्होंने सीखा इस्लाम से, और इस्लाम के मुताबिक उन्होंने तब्दीली करनी शुरू करी। हम ये कहते हैं कि हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर भागते नहीं हम डिस्कशन से। कोई अगर ये समझ रहा हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई वो दिखा के खौफ दिखला कर हम तो पहली बात तो ये कि जो कानून ने हमको मराहत दी हुई हैं, उनको फंडामेंटल राइट को हम एक को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ में, मुल्क के साथ में मेरा कानून का एक बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम हर एक डिबेट के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और बैठ कर डिबेट करो। नंबर 3 ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो, जैसे हर एक आदमी यहाँ कह रहा है कि माशाल्लाह मुसलमानों का एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर सब इज्जत करते हैं। हमारे जब ज़्यादा किसी के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं तो उसके ऊपर लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हम ये महसूस करते हैं कि हमारे पास जितनी ताकत है उसका हमने पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। हमें अपनी औरतों के हुकूक के लिए उन 50% औरतें हमारे हिस्सा जो है ना उनके साथ में ज्यादती हो रही है, उन ज्यादतियों के लिए हमको एक्शन करना चाहिए। आप हमारा साथ दीजिए। हम तो कहते हैं ट्रिपल डिवोर्स जैसी सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए मुल्क के अंदर। ऐसे हालात मेरा एक सवाल ये है आपसे, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कई सारे जो अभी तक आपने मुस्लिम बेईमानी से बात करी है क्या? 3 तलाक ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। 3 तलाक के मामले मेरा सवाल ये है कि अगर ट्रिपल तलाक का जो मसला है, देखिए ये एक बहुत बड़ा मसला है हिंदुस्तान में, तो कम से कम बहुत बड़ा मसला ये बन गया है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर कुछ जो है तब्दीलियाँ की गई हैं, तो क्या आप लोग तैयार नहीं? जैसे उन्होंने कहा भाई ये तो मसलक का मामला है, जब इब्राहिम साहब से बात की गई उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो इस मसले पर जो है कुछ बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कुरैशी साहब से बिल्कुल। तो हम तो ये बात कहते हैं तो 3 तलाक के मामले पे एक चीज़ की वजाहत ज़रूरी है। 3 तलाक के मसले को आप क्या समझ रहे हैं? एक नशिस्त में 3 तलाक का मामला है। जी हाँ, 3 तलाक देने पर पाबंदी का नहीं है, एक नशिस्त में 2 तलाक। एक साथ बोल देना। हमारा कहना यह है कि फारूकी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस मामले पर खुलकर थोड़ा वसत नज़री से गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि ये चल के आगे कोई बड़ा फितना बन जाए, और लोग जिस तरह से इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने के बहाने ढूंढते हैं, एक बड़ा बहाना मिल जाए वो एक बहाना करते हैं, और इसकी गुंजाइश मौजूद है। इस पर गौर कर सकते हैं, इज्तिहाद से काम लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब एक सवाल मेरा यह है साहब कि जिस तरीके से ये कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, कॉमन सिविल लॉ लाने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट हालांकि साफ तौर पर कह चुका है कि भाई ये बहुत ज़्यादा मुमकिन उनको लग नहीं रहा है, क्योंकि अलग अलग मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रहते हैं। जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है वो 24 महीने तक जो है वहाँ पर तलाक का कोई सिस्टम ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते 24 महीने के बाद। हिंदू मैरिज एक्ट में 12 महीने तक जो है वो तलाक का नहीं सोच सकते, उसके बाद दोनों बैठेंगे, फिर वो बात करेंगे, फिर जो है अर्जी देंगे। इसी तरीके से हालांकि जो सिख कम्युनिटी है वो हिंदू मैरिज एक्ट ही उनके ऊपर एक तरीके से वो उसको फॉलो करते हैं। जी हाँ, और बहुत सारे जैसे जो है शेड्यूल ट्राइब्स हैं और तमाम तरह के अलग अलग जो है अलग अलग स्टेट भी हैं, यहाँ पर स्पेशल स्टेट्स भी हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो वो तो अलग ही दर्जा उनको मिला गया है, वो तो आपको बिल्कुल आपके किसी कानून को मानने के लिए बिल्कुल जो है वो मजबूर नहीं हो सकते। आपको लगता है कि क्या ये पॉसिबल है, या फिर सिर्फ बातें होती रहती हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, या फिर जो है कहीं ना कहीं खौफ पैदा किया जाता है कि आप सुधर जाइए वरना कॉमन सिविल कोड ले आएंगे हम? देखिए इस चीज़ के 2 पहलू हैं। हाँ। एक बात तो ये इमेज बना दी गई है कि मुसलमान कॉमन सिविल कोड का मुखालिफ है, क्योंकि जैसे कोई बात आती है कॉमन सिविल कोड की तो सबसे शदीद आवाज़ हमारे होना भी चाहिए किसी भी मजहब के लोगों को। अगर कोई इसमें उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने जैसा कि फारूकी साहब ने कहा कि कॉमन सिविल कोड है कहाँ और है क्या, आप एक रूल मॉडल तो पेश करिए कि ये है कॉमन सिविल कोड, हम उससे बात करने को तैयार हैं। लेकिन कॉमन सिविल कोड इस मुल्क में इसी तरह से नामुमकिन है जिस तरह से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा आज तक पूरे मुल्क की राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया जा सका। जब आपने किया साउथ में बगावत हो गई। बिल्कुल, तो इसी तरह पहले तो तमिलनाडु सामने आकर के खड़ा हो गया। शराब को आप खत्म नहीं कर सके, आप नहीं कर सकते, इसलिए कि ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में हज़ारों तहजीबें हैं, हज़ारों जो है मज़ाहिब के मानने लोग हैं, और उन तमाम लोगों को मिलाकर आप एक चीज़ ऐसा कर लें, एक ख्वामखा एक अपने आप को एक दावत देना है इंतशार को, और दावत देना है बेचैनी को। इसलिए इस मुल्क में ये चीज़ नामुमकिन है। सिर्फ चढ़ाने के लिए, सिर्फ डराने के लिए हर बार अपने उसमें जो इंतखाबी मंशूर होता है कॉमन सिविल कोड लगाएंगे, दफ़ा 370 लगाएंगे,
ये कुछ तरह की चीज़ें उठाई जाती हैं जिनसे एक इश्तियाल फैलता है, एक अफजल बेचैनी साहब, फैलती ये है। क्या लगता है, चूंकि देखिए आपका ताल्लुक जो है वो उसमें आप छिपाएं या मतलब जो है डायरेक्ट बताएं, वो आरएसएस से है, बिल्कुल ठीक है, उसमें मैं साफ कहते हैं, हाँ, वो तो साफ कहते हाँ। नहीं, हम तो चैलेंज तो- करते हैं, लाइए हाँ, कॉमन सिविल तो कोड ये जो है, ये सबसे बनाइए पहला जो तो। सवाल उठता है बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उठता है कि भाई कॉमन सिविल कोड जो है वो लाया जाएगा। तो ये वजह क्या है, क्यों आरएसएस को लगता है कि वो सभी के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए, जबकि आइन जो है वो आपको बराबर का हक देता है, आप अपने मजहब के मुताबिक अपनी तमाम तरह की रसूमात अदा कर सकते हैं, फिर क्यों आरएसएस लगातार पीछे पड़ा हुआ है? जब हम लोग मौका देते हैं, हमारी देखिए एक मसला आया, आज सारे टीवी चैनलों पे हमारी ख़वातीनें बैठ रही हैं और आगे वो कहती है 3 तलाक का मसला नहीं ख़त्म होना चाहिए। हर टीवी चैनल पे जितनी भी ख़वातीन थी वो ये कहती है 3 तलाक का मसला ख़त्म होना चाहिए, और आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, लेकिन मुद्दा वहीं टिका हुआ है कि ये 3 तलाक का मसला, क्योंकि अगर 3 तलाक का मसला नहीं होगा ना तो एक तरह से मसले का जो 8.1 है ना, जो पूरा वो 2.1 हो जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से कहीं ना कहीं हम अपने समाज में, और मैं ये कहता हूँ इस तक के भी ना जाने दो, हमारी समाज की हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम लोगों को और हमारे उलमाओं को और हमारे जो मसलक के मानने वाले, जिस भी मसलक के मानने वाले, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने बच्चों को इस कदर तालीम ने इस तरह से बताएं कि हम वो उस तरफ जाए नहीं। आपने जो सवाल उस किया तरफ उसका तलाक जवाब की नहीं दे तरफ, रही हैं। मेरी बात सुनिए, जो सवाल वो उन्होंने किया उसका जवाब नहीं दे रहे आप। डायरेक्ट जवाब दीजिए ना आप, डायरेक्ट डायरेक्ट जवाब भी दूंगा जनाब, डायरेक्ट जवाब डायरेक्ट दीजिए जवाब। आप। दे दीजिए, देखिए, दे दीजिए। जब मैं जब कह रहा हूँ ना, देखिए कॉमन सिविल कोड कोई एकदम हवा नहीं है जो लाके बिठा दिया जाएगा, और हम तो कहते हैं कि भाई हम उस तरफ कॉमन सिविल कोड की तरफ अगर नहीं जाना चाहते तो हमें अपने मसाइल को खुद दूर करना पड़ेगा ना। क्या अपने- कहेंगे सलामतुल्लाह साहब, ये वाकई ये जो हमारा मीडिया मसला का थोड़ी मसला है भाई। नहीं, ठीक है। हमारी कौम का मसला है जी, हमारा मसला हमारी कॉमन कौम का सिविल मसला कोड। नहीं है क्या, हमारी बहन बेटी का कॉमन मसला नहीं है सिविल क्या? कोड से मसले नहीं, हल- कॉमन सिविल कोड की बात ही नहीं कर रहे हैं ना और जी, हम हम तो कह क्या रहे बात कर हैं रहे हैं? आपको अभी आपका आपने जो जवाब आज नहीं आज के हालात में आप आप कहाँ जवाब बैठे नहीं दे हैं? पाए वो इनसे। नहीं, जानकारी आप देना आज चाह के रहे हालात थे। में कहाँ बैठे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह बताइए। जवाब नहीं ले पाए। देखिए हाँ। ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क में, भारत में बैठे हैं, बहुत होशियारी से बैठे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह महफूज होशियारी से क्या हैं, बैठे बहुत हैं? होशियारी से बैठे हैं, होशियारी से क्या महफूज हैं। बैठे हैं? चाहे आप जब- कुछ भी जब नारा ऐसा लगवाने है, की जब कोशिश बहन- करो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप गलत कह रहे हैं। हम ठीक, कुछ होशियारी फर्क की नहीं बात पड़ता। नहीं, मैं बताता हूँ क्या हाँ, दिक्कत है। वो आप आप देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर मेरे से बात करेंगे ना, ये कब खड़ा होता है? जब किसी बहन बेटी को हक देने की बात होती है, अब जब है ना? जब 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 आप देखिए, अब जरा इनको जरा वो आ रहा है। हाँ, ठीक है, जरा और बोलिए जरा। देखिए, इंडियन पेनल कोड की जब बात, जब आप उसमें क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं तो इंडियन पेनल कोड को मानते हैं, तब हमारा मसला उसमें मसलब के ऊपर वो नहीं होता, हमारा मजहब के ऊपर नहीं आता। चलिए, ठीक तब है। क्यों नहीं आ वो जाती? तो बहुत और पहले आज था। अरे नहीं, भाई, देखिए, वो हाँ, वो सब मानते हैं, सन तब हम 37 में तब हम खत्म हो गया था वो। तब हमारे चलिए, मजहब में क्यों छोड़ नहीं आ दीजिए जाती? उसको, अब उसको थोड़ा- क्यों नहीं मानते आप लोग? 37 में खत्म हैं? हो गया था भाई। लेकिन ये इतना मसला कितनी आसानी, मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम अफजल साहब, हमारी मैं आ रहा हूँ माँ आपके बहन पास बेटी वापस। को जो चौराहे पे नहीं आना चाहिए, जो जिस तरह से आ रहे हैं आप लोग, और ठीक है। वो हम लोगों की कमी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कमी है, और हमारे उलेमाओं की और हमारे उनकी देखिए, कमी है। वो तो माशाल्लाह आपके होते हुए बहुत सारे आप आ जाएंगे, वो कुछ तो कह कोई रहे थे, प्रॉब्लम बताइए। मेरा सवाल यही है कि ये जो अगर इस तरह से आपको डराया जा रहा है कि भाई हम कॉमन सिविल सबके लिए जो है एक जैसा कानून होगा पूरे हिंदुस्तान में, कॉमन सिविल लॉ आ जाएगा, कॉमन सिविल कोड उसको कहते हैं, आपको लगता है कि ये जो रह करके इस तरह की बातें उठती हैं, इसका मौका जो है वो कुछ भी हो, लेकिन मौका तो वो कम्युनिटी की तरफ से ही दिया जाता है। Yes. और अगर उलेमाए किराम थोड़ा सा जो है वो मसलिहत से काम ले लें तो शायद इस तरह की बातें ना हो। मैं खुर्शीद साहब आपसे इत्तेफाक नहीं करता इस बात पे कि ये मौका कौम देती है, इस चीज को ढूंढ के आरएसएस और बीजेपी हमेशा उठाती रही है। अच्छा, ठीक है, मुझे बोले कहने दीजिए दीजिए, उनको, मुझे कहने बोले दीजिए। दीजिए। हाँ, हाँ। और तो हम मुझे ये भी जवाब कहते हैं देने अगर दीजिए। हाँ। बीजेपी में दम है, पूरी मेजोरिटी है, करें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड, पहले तो वो करें ना। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें। अच्छा, आपने एक बात कही कि साहब चंद औरतों के लिए, आप मेरे भाई बार बार कह रहे हैं कि औरतों को इस तरह करा जाता है। खाली गवर्नमेंट को या बीजेपी को सिर्फ ये औरतें नजर आ रही है, 25 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान नजर नहीं आ रहे, वो उनके औरतें मसाइल उसका नजर हिस्सा नहीं ही आ तो है, रहे, वो 20 करोड़ उनके मसाइल मुसलमान नजर औरतें नहीं भी तो उसका हिस्सा नहीं आ रहे, उनको नजर नहीं आ रहा। क्या नहीं नजर आ रहा? क्या मोहम्मद मुसलमानों के साथ अफजल क्या हो रहा है? 20 करोड़ के साथ क्या हो रहा है? 60 साल में तुम क्या अगर करते रहे? 20 तुमने करोड़ वोट को दिए, इग्नोर तुमने करेंगे वोट दिए, तो तुमको मुल्क उन को लोगों आबाद को कर जो रहे हैं। मुसलमान लोग हैं, 20 मोहम्मद करोड़ अफजल को साहब, अगर इग्नोर मोहम्मद करेंगे, अफजल साहब, मुल्क को आबाद कर रहे मोहम्मद हैं। अफजल साहब, हम उनकी आबाद नहीं होने देंगे। आप उनकी पुष्टपताई कर रहे हैं, गलत है ये। उनको आबाद नहीं होने जो देंगे। जिन लोगों ने हो गया मुसलमान को एक और है हिम्मत, वो हाशिए में कॉन्स्टिट्यूशन ले, करे। सच्चर कमेटी ब्रेक वो के आपकी बाद बात करेंगे। आपकी तर्जुमानी करती है जानने इस की चीज कोशिश की, करेंगे तर्जुमानी कि ये जो करती है। मसले आप मसाइल जैसे हैं, लोग हैं, ये जो सवाल उठते मुसलमान हैं, को इनको मुसलमान कैसे को कम किया जाए? हिंदुस्तान
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल और बात हो रही है मुस्लिम ख़वातीन की। बहुत सारी बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि कई बार उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, ट्रिपल तलाक का भी मसला है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के सवाल उठते रहते हैं कि क्या वाकई मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो कई बार उनके हुकूक की पामाली करता है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे जवाब जो है यहाँ पर आ भी रहे हैं। और अब आखिर में ये बात करेंगे कि ये जो इस तरह के सवाल उठते हैं, ये सवाल ना उठें, क्या ऐसा मुमकिन है, किन किन को किस किस तरीके से क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए, इस पर भी अब बात होगी। आपको क्या लगता है सलामतुल्लाह साहब? हाँ, मेरा सवाल ये है कि चूँकि ये सवाल तो शायद उठते रहेंगे, बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं लगता कि जो है इस तरह की बातें बंद हो जाए। सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, प्रिंट भी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। सियासत भी जो है वो ज़रूर आती है, मज़हब भी आता है, मज़हब में भी बहुत सारे मसलक हैं। एक मसलक की बात होती है तो दूसरा जो है उसको हवा देने की कोशिश करता है। ये बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जो है कोई काम करके कोई बच नहीं सकता और ये भी नहीं कह सकते कि साहब ये तो एक ही मसला है। ठीक है साहब, तो कैसे जो है इन मसलों से निपटा जाए? चाहे औरतों के मसाइल हों, हाँ, चाहे मोहल्ले के मसाइल हों, चाहे हिंदू मुस्लिम मसाइल हों, चाहे भाईचारे के मसाइल हों, जो उस मोहल्ले के बुजुर्ग हैं, उन खानदानों के बुजुर्ग हैं, ये सबसे पहले जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है कि जब चीज़ शुरू हो उसको वहीं उसका इलाज कर दिया जाए। ठीक, वो फेल होते हैं। ख़ास तौर से औरतों के मसाइल की जो बात चल रही है, मुफ्तियान कराम वहाँ मौजूद हैं, हर मोहल्ले में मौजूद हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। उनसे फ़ौरन रुजू किया जाए, उनको समझाया जाए कि भाई आपस की में मोहब्बत से आप चलें। आपने जब निकाह किया था आपने यही कह के बाकायदा इजाज़त दी थी, गवाहों के सामने कहा था कि हम जिंदगी भर साथ देंगे। अब कुछ वजूहात आ गई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि होती है गलती, आदमी से भी होती है गलती, औरत से भी होती है। ये नहीं कि खाली आदमी की गलती, सबसे होती है। सबसे उन गलतियों को नजरअंदाज करा जाए, ठीक, और उनका घर में मिलजुल करा जाए। हाँ, यही जो शरीयत कहती है, जो एक सिस्टम है, बिल्कुल उसी को फॉलो करना चाहिए। यानी अमल में आना चाहिए, प्रैक्टिस में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं, और इसके लिए सभी को एक्टिव होना पड़ेगा। भाईचारे के लिए हाँ, भी ये बहुत जरूरी है कि जो बुजुर्ग हैं उन सबको आगे आना चाहिए और मसलों को खत्म करना। मजहबी रहनुमाओं को भी बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा। जो सोशल जो है तंजीमें हैं उनको भी आगे आकर के काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। क्या कहेंगे मोहम्मद अफजल साहब, आपको ये भी लगता है कि जो तालीम है उसकी कमी लड़कियों में आज भी पाई जाती है? हालांकि पहले जैसे हालात अब नहीं हैं, तालीम के मैदान में मुस्लिम लड़कियां भी बहुत आगे बढ़ी हैं। तालीम को लेकर के मुस्लिम लड़कियों के वालिदैन जो हैं उनके जहन भी अब बदले हैं। पहले के मुकाबले बहुत अच्छे हालात हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जो जहन है उनको और ज़्यादा ब्रॉड करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक गर्ल्स एजुकेशन है और जहाँ तक उनके अवेयरनेस की बात है, उनके हुकूक की बात है, उनको और ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। अब दो बातें कहना चाहता हूँ। अगर एक तो हम लोगों को ये जो लफ्ज़ तलाक है इससे अपने बच्चों को कैसे दूर रखें, हमें इसकी तरबियत देनी चाहिए। घर से तरबियत देनी चाहिए, घर से तरबियत देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं अपने जो जितने भी आप जिम्मेदार हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, चाहे वो हमारे काजी हजरात हो, जो हम मुफ्तियान दीन हो, वो हजरात हो, लेकिन एक बात ये भी तय कर सकते हैं क्या नहीं हम, कि हम किसी एक बड़े मुफ्ती साहब को या काजी साहब को, जब हम काजी के साथ बैठकर हम निकाह कर सकते हैं, तो तलाक देना है तो क्या हम किसी मुफ्ती, अगर ट्रिपल तलाक की बात है, क्या हम किसी मुफ्ती को बीच में रखकर या किसी काजी को बीच में रखकर, क्या अपने परिवार को बीच में रखकर, ये नहीं कोई टेलीफोन पे आ गया उसने तलाक दे दी, अब उसको वो बेचारा भागा फिर रहा है टेलीफोन पे कि भाई है कोई कह रहा है एसएमएस से जो है तलाक की बात सामने आई है, ईमेल के जरिए तलाक से बात आई है, ठीक है, फोन पर बात हुई है। ये जो नए तरीके रुजू वो हो रहा है, इजाद हो रहा है, इन तरीकों पे भी लगाम लगनी चाहिए और अपने बच्चों को, और हमें कम से कम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करे, चाहे मुसलमान कॉमन पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बात छोड़ दो, सारी चीजें कॉमन सिविल कोड की भी बात छोड़ दो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हम लोग किसी अपने बुजुर्ग का नाम लेकर ये नहीं कह सकते कि भाई जब तलाक मानी जाएगी, जब ये चार हम देखिए, एक बात सुनिए, एक वकील दो गवाह के साथ हम निकाह करते, तो क्यों नहीं हम ट्रिपल तलाक के लिए भी हम ऐसा क्यों नहीं करते? जब ये मसला, जब अगर ये जिस दिन ये मसला हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, मैं ये आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, मुसलमानों के ये मसले खत्म हो जाएंगे। कासिम सैयद साहब, ये जो इस तरह की बातें होती हैं कि ये उनके हुकूक की पामाली हो रही है और बहुत सारी शिकायतें आ जाती हैं, बहुत सारी शिकायतें दब जाती हैं, ये किसी एक मज़हब की बात नहीं है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं मुस्लिम ख़वातीन की, तो ज़ाहिर तौर पर उन्हीं की बात करेंगे।
क्या ये भी वजह है कि एक तो तालीम की कमी अपने आप में है ही, अब हालात बेहतर हो रहे हैं और आगे जाकर के हालात और ज़्यादा बेहतर होंगे, इसमें कहीं कोई किसी को शक व शुबात नहीं होनी चाहिए, पूरी उम्मीद सबको होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि उनको, ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन की बात मैं कर रहा हूँ, मोटे तौर पर बड़े पैमाने पर काम करने की, बाहर जा करके काम करने की, नौकरी करने की इजाज़त नहीं होती। और आपने देखा था कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जो है फतवा भी आया था कि जो है वो ख़वातीन जो है वो नौकरियां नहीं कर सकती, यानी आर्थिक तौर पर वो थोड़ी कमज़ोर होती हैं। इसीलिए एक जो आंकड़ा है हिंदुस्तान की, अगर मैं बात करूं, वहाँ पर तकरीबन 11% ख़वातीन ही, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी की बात मैं कर रहा हूँ, 11% ख़वातीन ही वो घर की मुखिया होती हैं। ज़्यादातर जो घर का काम होता है वो मर्दों के हाथ में होता है, यानी आर्थिक तौर पर वो कमज़ोर होती हैं। शायद इसीलिए भी कई बार उनके हुकूक की पामाली होती है। आपको लगता है कि उनको जो है वो तालीम के साथ साथ एक जो है, जो पैसे का मामला है, जो आर्थिक जो उनकी आज़ादी है, वो भी होनी चाहिए? देखिए, एक तो आपने तलाक के बारे में बात की, मैं कहूँ कि तलाक एक समाजी मसला है जिसको सियासी मसला बनाया जा रहा है, पहले तो ये ध्यान में रखिए, और इसको समाजी सतह पर ही हल करने की ज़रूरत है, समाजी और मजहबी दोनों ही। जी जी, मतलब जब समाजी मसला है तो जाहिर है सियासी मसला बिल्कुल नहीं है, जिसको सियासी मसला बनाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो उसको उसी एंगल से हल करने की ज़रूरत है, न कि सियासी तौर पर। पहली बात तो ये, उसमें उलमा का जो रूल है उस पर हज़रात रोशनी डाल चुके हैं, मैं इसमें आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। जहाँ तक आपने औरतों के इक़्तिसादी तौर पर मुनहसिर होने की बात कही है, इस्लाम का औरत पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने घर की जिम्मेदारी इस तरह की उसके ऊपर नहीं दी है, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। और मर्द के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाली है कि उसके तमाम मसाइल वो हल करे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए औरत अपना रोल अदा करे, तो इस्लाम ने उससे मना नहीं किया है। यहाँ तक की इजाज़त दी है कि अगर कोई औरत इद्दत में है और उससे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो सुबह को जा सकती है और शाम को वो घर वापस आ सकती है। तो इस्लाम ने तो इतनी खुली छूट दी है। मसला सिर्फ ये है कि का है, मसला समझने का और समझाने का है। हाँ, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मैंने जैसे पहले कहा, समाजी बेदारी और उसके औरत को दिए गए हुकूक के बारे में शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है, इसलिए ये मसाइल अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। कमाल फारूकी साहब, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो आप फाउंडर मेंबर हैं और बड़ी जिम्मेदारियां उसमें निभाई हैं। बहुत सारे ओहदों पर आप और भी जगह रहे हैं जहां पर आपने जिम्मेदारियां निभाई हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी ज़रूर रही होगी, तभी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, तभी जो है वो ख़वातीन का अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया। तो हो सकता है उसमें कहीं कुछ सियासत भी होगी, पहलू है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि उस सियासत होगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो चीज़ें तो अमल में आई है ना, सबके सामने है, सवाल ज़रूर उठते हैं। और चाहे वो जो है योगा का मसला हो और बहुत सारे ऐसे मसले आए हैं जहाँ पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है बहुत सख्त रवैया अपना या रुख दिखाया है कि नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या हर एक चीज़ को मजहब से जोड़ करके देखना वो ठीक है? नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि कौन कौन से वो इक़दामात हैं जिनको आप लोग उठाएंगे ख़ास तौर से और ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा अवेयर हो करके और ज़्यादा जो है वो तेज़ी ला करके इन कामों में, क्योंकि आपने कहा था कि मॉडल निकाहनामा भी जो है वो सबको पता है कि जारी किया गया था, लेकिन मोहम्मद अफजाल ने कहा कि उनको नहीं पता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद नहीं पता, तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है और उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा आप लोगों को। आपके ज़रिए से भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ दो चीज़ों की जी, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो मॉडल निकाहनामा है, ये आज का बना हुआ नहीं है, इसको बने हुए 10-15 साल हो गए और तकरीबन तमाम जितने भी मस्जिद के अइम्मा हजरात हैं उन सब के पास बाकायदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रिंटेड निकाहनामे मौजूद हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। हम जब एग्रीमेंट करते हैं, निकाह करते हैं, तो वालिदैन का ये फ़र्ज़ होता है कि उसके अंदर ये कंडीशन लगा दी जाए और ये कंडीशन की कानून के अंदर, शरीयत के अंदर इजाज़त है कि और लड़की के वालिदैन जो हैं वो जो कंडीशन लगाना चाहें कि उसके ऊपर SMS के ऊपर नहीं तलाक होगी, फलां तेरे पर तलाक नहीं होगी, इस पर नहीं होगी। अब सलामत भाई ने कहा कि तलाक होगी तो कम अज़ कम मौसी के वहाँ पर इन बुज़ुर्गों को बुला लिया जाएगा, इतने आर्बिट्रेशन। अगर ये सब कुछ आपने बैलेंस, चेक एंड बैलेंस कर दिए तो तलाक और कम हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, ये आपके तवज्जुह से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ अपनी तमाम बहनों को कि इस्लाम ने जितने जो प्रॉपर्टी के अंदर आपको राइट दिए हैं, और बहुत अथॉरिटी के साथ में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट में बतला रहा हूँ, किसी दूसरे मजहब के अंदर इतनी नहीं दी हैं। आप अपने राइट्स जानिए, आपको भाई से, माँ से, बाप से, खाविन से, सब लोगों से प्रॉपर्टी के मिल रहे हैं। तीसरी बात ये, कासिम भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इस बात के लिए कहता है कि जहाँ तक औरत के खर्चों का ताल्लुक़ है, औरत के मेंटेनेंस का ताल्लुक़ है, वो उसकी सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। चाहे वो शौहर से ज़्यादा आमदनी की हो
तब भी वो अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। सो मच सो कि अगर वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी मना कर दे, अगर वो कपड़े धोने के लिए मना कर दे, तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। मुसीबत यह है कि हम लोग ये चीजें तमाम बतला नहीं रहे हैं। हम लोग मसे अब जैसे अफजल भाई को मैं तंजिया नहीं कर रहा हूं, आज आपको पता चल गया ना, आप अपने गली कूचों में आप सब जगह कहिए, सब जगह कहिए। हमारा भी निकाह हुआ है, उसे किसी नहीं, आपका निकाह उसके बाद नहीं हुआ, नहीं उसने नहीं हुआ सर, आपका मोहर लगी हुई है ये कॉमन ये जो पर्सनल बोर्ड वालों का। आपको पता नहीं तो क्या कह रहा है, अब आप कह रहे हैं कि देखिए उसमें सब, लेकिन एक चीज ये कहां मोहर लगी हुई है आपकी? नहीं ठीक है साहब, उसमें देखिए दो चीजें हैं, चूंकि आप वेबसाइट देख लीजिएगा भी जाकर, अरे आपको अंदाजा हो जाएगा आपको। अभी लड़ेंगे नहीं, वेबसाइट पे नहीं होता। ठीक है सर, सवाल सिर्फ यही है कि चूंकि आपने जो है वो इकदाम तो उठा लिए और जो है वो कागज भी निकाल दिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचे। उन्हें आम करने की जरूरत है, गांव-गांव तक उन चीजों को पहुंचाने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप ये प्रोग्राम ज्यादा करें। ठीक है, हम हर मर्तबा, जैसे आज आपने कहा ना, तलाक के ऊपर बात करेंगे बुजुर्गों के साथ में, फिर प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे, शराब के ऊपर बात करेंगे, हम एक एक चीज के ऊपर आएंगे। प्रॉपर्टी में एक दो पॉइंट आखिर में, एक सीरियस पॉइंट और एक मजाहिया पॉइंट। मजाहिया नहीं, सीरियस पॉइंट नहीं, मजाहिया भी कहूंगा, क्योंकि वक्त की कमी है। छोड़ जल्दी कहूँ। देखिए इस जो अभी हर चीज में हक बताया औरत का, इसके अलावा ये शरीयत कह रही है जी, शरीयत ये भी कह रही है कि मैं अपनी जिंदगी में, मेरे मरने के बाद शरीयत लागू हो रही है मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरे पैसे पे, वो लिखा हुआ है, लेकिन अपनी जिंदगी में मैं अपना जो चाहे बगैर बच्चों की इजाजत के अपनी बीवी को दे सकता हूं, अपने बच्चों को दे सकता हूं, अपनी माँ को दे सकता हूं, अपने दोस्त को दे सकता हूं, वो भी है ये अपार्ट फ्रॉम। चलिए बहुत शुक्रिया आप सब लोग आए। और जाहिर तौर पर देखिए शरीयत में कहीं जो है वो ख्वातीन के हुकूक की पामाली का मसला है ही नहीं। सवाल ये है कि इन चीजों को आम करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि जो शरीयत में लिखा है, जो कुरान और हदीस में लिखा है, उसको आम लोगों तक, आम मुसलमानों तक, ख्वातीन तक, मर्दों तक, बच्चों तक, बुजुर्गों तक, सब तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि वो चीज अमल में आए, प्रैक्टिस में आए। और इन मसलों पर सियासत तो कतई नहीं होनी चाहिए। आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।